हेलो एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक हैं। तो आज हम करेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है फर्स्ट। हम हिस्ट्री कर चुके हैं। और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियो को, फर्स्ट चैप्टर को, एसएसटी की बुक को आप देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी। तो जैसा कि आप जानते हैं, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना ही नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ क्या होते हैं, धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे चढ़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। किसको? चंद्रमा को। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? कि चंद्रमा को जब चंद्रमा पूरा कंप्लीट दिखाई देता है तो वो आप महीने में एक बार ही देख सकते हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में ही एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि क्या होती है? अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। किस रात में? अमावस्या की रात में। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी चमकती वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख? जैसे ये सितारे हैं तो हम इसको दिन में नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, सूर्य के प्रकाश में ये छिप जाते हैं और सूर्य के प्रकाश में हमें क्या है, ये दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार से हम सितारों को दिन में नहीं देख सकते। तो आगे क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य, चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा और जो वो सभी वस्तुएं हैं जैसे सितारे, पिंड, तो वो क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। वे गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित किया जाता है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। वो किसी के प्रकाश से नहीं चमकते। जो खुद के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तारे। तो सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। ये एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको आप कर सकते हैं। ओके, या फिर इसको पढ़ के बताऊं क्या लिखा है इसमें? चलो मैं करवा ही देती हूँ इसको। आओ कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज़, पेंसिल और एक सुई। कागज़ के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज़ से सटा रहे। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें। कागज़ पर वृत्त के क्षेत्र में सुई को छेद बनाएं। अब कागज़ के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर लगाकर अब कागज़ के छिद्रित वृत्तीय भाग को किसको? जो छिद्रित किया था सुई के साथ कांच के सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज़ को लपेटकर क्या कर दें? रबड़ लगा दें। ध्यान से देखें। टॉर्च की स्विच कागज़ के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार में की ओर मुंह करके उस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर कागज़ के अनेक छोटे छोटे बिंदु को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में क्या करते हैं? तारे चमकते हैं। अब कमरे को सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदयों के साथ अदृश्य हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको एक टॉर्च लेनी है और टॉर्च के ऊपर एक कागज़ लपेटना है और उसके ऊपर एक सर्कल लगाना है जहाँ जहाँ से टॉर्च का भाग कवर होता है और वहाँ पर सुई से छेद करने हैं। फिर आपने क्या करना है? कमरे में लाइट वगैरह बंद कर देनी है और उसको वहाँ पर
उस टॉर्च को वहाँ पर दीवार के ऊपर ऐसे करना है, टॉर्च को ऑन करके। अगर आप लाइट ऑन करोगे तो वो बिंदु हैं जो इस तरह से स्टार बने थे वो आपको दिखाई नहीं देंगे। ऐसी ही स्थिति कुछ किसकी है, ऊपर आसमान की है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी उस माया प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। क्या हवाई जहाज कितना छोटा, बहुत छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। जैसे तो इनको क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। जैसे तारों का समूह इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है, देखो ध्रुव तारा दिखाया गया है, संकेतक तारे दिखाए हैं। उत्तर दिशा में ये खड़ी है, वहाँ पर पूर्व है, वहाँ पर पश्चिम है। ओके, उत्तर दिशा में देख रही है किसको, तारे को, ध्रुव तारे को। अर्सा मेजर या बिग मेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का क्या है, भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाए। जो पहले बुजुर्ग होते थे ना, वो हमें बता देते थे कि ये ध्रुव तारा है, ये सप्तऋषि है, ये है, ये उनको हर चीज़ का पता था आसमान में जो होती है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। वो तारों को देखकर ही आइडिया लगाते थे कि कौन सी दिशा है, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे क्या कहते थे, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा कहाँ होता है, उत्तर दिशा में। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, इसका स्थान चेंज नहीं होता। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। काल्पनिक रेखा, सीधी रेखा खींची जाए तो किसको इंगित करता है, ध्रुव तारे को। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। क्या नहीं होता, अपना खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा नहीं होती। वो क्या करते हैं, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट क्या कहते हैं, प्लेनेट। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। किससे, सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को सूर्य क्या है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक नीला ग्रह है। तो यहाँ पर देखिए, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। कौन कौन से के छल्ले हैं, एक तो बृहस्पति, एक शनि और एक यूरेनस। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों की असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से क्या किया जा सकता है, शक्तिशाली दूरबीन, यानी कि वो अलग प्रकार की दूरबीन होती है जिससे ये देखे जाते हैं। ओके, आगे देखो, ये देखो ये क्या दिया है, ये बताया गया है ग्रहों के बारे में। तो मैं थोड़ा सा इसको सही करके दिखा देती हूँ आपको, एक मिनट। आपको थोड़ा सा फ़ोन को सीधा करके देखना पड़ेगा क्योंकि ये बुक में ऐसे ही दिया गया है। तो मैं इसको फिक्स कर लेती हूँ, एक मिनट मैं इसको फिक्स कर लेती हूँ। कहाँ गया ये, कहाँ गया, ये देखो। तो मैं इसको मैं अब आपको इसको करवा देती हूँ। तो क्या है ये देखो, ये क्या दिया गया है यहाँ पर, ये दिया गया है सूर्य, ये देखो। और ये जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, और ये क्या है, क्षुद्र ग्रह पट्टी। जो ये 4 तारे हैं इनको क्या कहते हैं, जो ये 4 ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और
आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ। ये कौन सा है? बृहस्पति। ये कौन सा है? शनि। ये कौन सा है? यूरेनस। और ये कौन सा है? नेपच्यून। ठीक है, तो इस प्रकार से थे ये। और इनको क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। ये बाह्य है, ये आंतरिक है। तो बुध के बारे में क्या दिया गया है? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? ये 88 दिन में। अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करता है? 59 दिन में। तो शुक्र पर जैसे शुक्र करता है, चारों ओर परिक्रमा करता है 255 दिन में, और अक्ष पर घूर्णन 243। पृथ्वी 365 और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन। चंद्रमा की क्या संख्या है पृथ्वी पर? 1। बुध और शुक्र पर चंद्रमा की संख्या नहीं है। आगे दिया गया है मंगल, ये वाला। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? ये 687 दिन में, और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में, जैसे पृथ्वी करती है। और चंद्रमा की संख्या क्या कितनी है मंगल ग्रह पर? 2। तो ये जो ग्रह हैं इनको क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। और ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं चट्टानों से। ओके, तो आगे देखते हैं। जैसे दिया है बृहस्पति, तो बृहस्पति के बारे में जान लेते हैं हम। तो बृहस्पति के बारे में क्या दिया है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिन में? 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल के लगभग। ठीक है, इतने दिन में ये परिक्रमा पूरी करता है। जो ये हैं, मतलब जो सबसे सूर्य के पास है उसको परिक्रमा करने में कम दिन लगेंगे, जो उससे थोड़ा दूर है उसको थोड़े ज़्यादा दिन, जो उससे दूर है उसको उससे ज़्यादा दिन। इस प्रकार से तो ये चलता है। आगे है, आगे क्या बताना है इसमें? अपने अक्ष पर घूर्णन कब करता है? 9 घंटे 56 मिनट, और चंद्रमा की संख्या कितनी है बृहस्पति पर? 53। इसको अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 9 घंटे और 56 मिनट का लगभग 10 घंटे के करीब टाइम लगता है। आगे है शनि। सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिन में? 29 साल 5 महीने का टाइम लगता है, और अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट। ओके, और चंद्रमा की संख्या कितनी है? यहाँ पर भी चंद्रमा की संख्या कितनी है? 53। ओके, आगे कर लेते हैं। आगे कौन सा है? यूरेनस। यूरेनस के बारे में जान लेते हैं। ये देखो, ये रहा यूरेनस। ठीक है, तो इसके बारे में क्या देखते हैं हम? ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 साल का समय लेता है। भाई इतना ज़्यादा समय। अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में? कितने? 17 घंटे और 14 मिनट में। चंद्रमा की संख्या कितनी है यहाँ? 27। ठीक है, आगे है नेपच्यून। ये कितने दिन में? 164 दिन में, और अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट, और चंद्रमा की संख्या कितनी है यहाँ पर? 13। ओके, तो ये थे, ये क्या है? ये सूर्य के जो ये 4 ग्रह हैं ना, कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और कौन सा? नेपच्यून। तो ये क्या करते हैं? ये जो हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये सूर्य से क्या है? बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत बड़े आकार के हैं। और किससे बनते हैं? ये गैस और तरल पदार्थों से। और ये जो 4 हैं ये किससे बने हैं? चट्टानों से। तो इस प्रकार से ये आपको सर्कल समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। तो आगे है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का क्या है? सहचर, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, और किसी के पास है भी नहीं है। किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास ज़्यादा है। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे अक्षुतर ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उससे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य। तो ये ब्लू बॉक्स भी देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था कहानियों में? सोल। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सौरमंडल।
शोर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। आगे है शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एवं अंग्रेजी। ज्योग्राफी क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें से जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में अधिक जानें। लोजी का मतलब है पृथ्वी का अध्ययन, जियोलॉजी। और जियोमेट्री पृथ्वी का मापन। ठीक है, लोजी का अध्ययन। और ज्यूआइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ज्यूआइड क्या है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध क्या है? खगोल शास्त्री। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। आगे देखते हैं सूर्य के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये जो सारा खेल है ना, ये सूर्य के ऊपर ही है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में क्या है? स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का क्या है? एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? लगभग 15 किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आगे है ग्रह। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य से दूरी के अनुसार वे जैसे, सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसकी एक ट्रिक दी गई है। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वर्ड has nuts. My very efficient mother just served us nuts. नट्स सर्वर किए तो क्या है? माई से बुध, मरकरी, वी से जैसे ये इंग्लिश में दिए गए हैं वेन्स, उसके बाद है मार्स, उसके बाद है अर्थ, उसके बाद है जुपिटर, उसके बाद है सन यानी कि शनि, उसके बाद है यूरेनस और नेपच्यून। तो इस प्रकार से आप इनको इंग्लिश के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। जो सभी ग्रह हैं क्या करते हैं? सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं चारों ओर। और कैसा रास्ता है इनका? दीर्घवृत्ताकार। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। आपकी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लेता है? 88। शुक्र और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। जो शुक्र और पृथ्वी हैं, बुध के बाद क्या है? शुक्र के बाद क्या है? पृथ्वी के बाद क्या है? बोलो भाई, पृथ्वी के बाद क्या है? पृथ्वी के बाद मंगल के बाद जुपिटर, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो इस प्रकार से दिए गए हैं। शुक्र और पृथ्वी को क्या कहा गया? जुड़वा ग्रह, क्योंकि इसका आकार एक आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्या है? प्लूटो को क्या कहा जाता है? बोना ग्रह। आगे है पृथ्वी। देखते हैं भाई, छोटा सा ही चैप्टर था, थोड़ा सा ही रहता है, कर ही लेते हैं इसको। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को क्या कहा जाता है? भू आप। ध्रुवों पर क्यों? ध्रुवों पर ये थोड़ी चपटी है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी पर ही क्या कर सकते हैं? हम जीवन यापन कर सकते हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही क्या अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है।
जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का क्या है, अद्भुत ग्रह है। आगे है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे रंग की दिखाई देती है, नीली। तो इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि इसको 2/3 जो सतह है पानी से ढकी हुई है, इस करके इसको क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, तो आप आज के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा क्या है, नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। आगे है उपग्रह, एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह, एक कृत्रिम पिंड, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। देखो, रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, ये दिखाए गए हैं चित्र के हिसाब से, जो मानव निर्मित क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है, बाकी का भाग पीछे रह जाता है, वो हमें उसका दिखाई नहीं देता। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाए हुए हैं। पूर्णिमा के लिए चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। आगे है अक्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको क्या कहते हैं, अक्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अक्षुद्र ग्रह के लिए के ही भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। आगे है उल्कापिंड, उल्कापिंड के बारे में भी जान लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, उल्कापिंड। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनके पृथ्वी पर गिरने की हो जाती हैं, और ये जहाँ पर भी गिरते हैं ना, वहीं पर खड्डा बन जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये नरम होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर क्या हो जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्या करते हैं ये पृथ्वी पर जैसे कि गिरते हैं, वायु से घर्षण करके गर्म होकर क्या कर जाते हैं, वहीं पर जल जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये पृथ्वी पर गिर भी जाते हैं। क्या अपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली छोटी पट्टी दिखाई दे रही है? पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है, तो इसको क्या कहते हैं, आकाश गंगा, मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का क्या है, एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, कि लोग बोलते थे कि यह तो एक बहती हुई नदी के समान है। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा, आकाश गंगा, यानी कि आकाश की गंगा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की क्या है, एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जो हमारा सौरमंडल है ना, वो आकाश गंगा का एक छोटा सा पार्ट है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का क्या है, हिस्सा है। ये देखो, सबसे पहले है पृथ्वी, हम हैं, फिर पृथ्वी है, फिर सौरमंडल है, फिर आकाश गंगा है, और फिर क्या है, ब्रह्मांड।
क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का क्या है? एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है और जो ब्रह्मांड का भाग है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य का विचार कीजिए जिससे लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ पर है? तो इस प्रकार से था ये हमारा चैप्टर, जिसका नाम था पृथ्वी हमारा क्या है? आवास। इसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो इस प्रकार से यह चैप्टर पूरा होता है और मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई चैप्टर के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत लिख सकते हैं और मैं उसका तुरंत सॉल्यूशन करने के लिए तैयार हूँ। ओके, बाय बाय।